अपन इसमें सबसे पहले भाग ब के 45 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, यानी कि 61 से लेकर 105 प्रश्न तक है अपन ये भाग ब के सर्वप्रथम प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पे 61 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से माल्टा कहाँ अवस्थित है? बताइए माल्टा कहाँ पर अवस्थित है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये जो माल्टा है ये दोस्तों ये स्थित है भूमध्य सागर में। कहाँ पर स्थित है? भूमध्य सागर में। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 62 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए पेनगंगा निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? बताइए पेनगंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये गोदावरी की सहायक नदी है। और कौन कौन सी है गोदावरी की सहायक नदी? पेनगंगा, इंद्रावती, मंजीरा, पूर्णा, वर्धा, ये क्या है? ये दोस्तों गोदावरी की सहायक नदियां है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। गोदावरी नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है? नासिक जिले महाराष्ट्र से दोस्तों त्र्यंबक गांव की एक पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। इसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 63 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महासागर में सबसे बृहद मध्य महासागरीय कटक स्थित है? बताइए निम्नलिखित में से किस महासागर में सबसे बृहद मध्य महासागरीय कटक स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये है कहां पर? तो ये अंध यानी कि अटलांटिक महासागर में दोस्तों ये स्थित है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसकी आकृति दोस्तों एस की आकृति है, ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट आगे देखिए 64 नंबर का प्रश्न है, निम्न निम्न में से कौन सी पवन सिराको से अलग है? बताइए कौन सी पवन सिराको से अलग है? सिराको दोस्तों ये अफ्रीका में बहने वाली गर्म हवा है। यहाँ पर खमसीन भी गर्म हवा है, चिली भी गर्म हवा है, गिबली भी गर्म हवा है। यहाँ पर जो बोरा है ये दोस्तों ठंडी पवन है। क्या है? ठंडी पवन है। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 65 नंबर का प्रश्न है, गुप्त काल में ब्राह्मणों को जो भूमि दान दी जाती थी उसे क्या कहते थे? दोस्तों उसे क्या कहते थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको बोलते थे अग्रहार। क्या बोलते थे? अग्रहार कहा जाता था दोस्तों से। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए पूरा का पूरा मॉडल पेपर है वो मैं आपको करवाऊंगा। टोटल 150 प्रश्न है। सबसे पहले अपन भाग ब पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद में दोस्तों भाग स पढ़ेंगे और फिर भाग ए के अंदर अपन रीजनिंग और कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है वो पढ़ेंगे। रीजनिंग के प्रश्न सबके लास्ट में पढ़ेंगे। देखिए 61 नंबर 66 नंबर का प्रश्न है, पंजाब से उस शिल्प की पहचान कीजिए। पंजाब से उस शिल्प की पहचान करें जिसमें कपड़ों पर सरल और विरल डिजाइनों में फूलों की शानदार कढ़ाई की जाती है। बताइए उसको क्या कहते हैं? पंजाब से उस शिल्प की पहचान करें जिसमें कपड़ों पर सरल और विरल डिजाइनों में फूलों की शानदार कढ़ाई की जाती है, उसको बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं उसे? उसे बोलते हैं फुलकारी। क्या बोलते हैं? फुलकारी। एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 67 नंबर का प्रश्न है, देखिए बास्टेल का पतन हुआ। दोस्तों बास्टेल का पतन है ये कब हुआ था? ये हुआ था दोस्तों 14 जुलाई 1789 ईस्वी को बास्टेल का पतन है वो हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 68 नंबर का प्रश्न है, तीस्ता नदी के जल बंटवारे पर भारत का किस पड़ोसी देश के साथ विवाद है? तीस्ता नदी के जल बंटवारे पर भारत का किस पड़ोसी देश के साथ विवाद है? तो दोस्तों वो विवाद है बांग्लादेश के साथ में। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 69 नंबर प्रश्न है, सम्राट जेम्स प्रथम ने 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो को अपना दूत बनाकर किसके दरबार में भेजा था? तो बताइए किसके दरबार में भेजा था 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो को अपना दूत बनाकर? तो दोस्तों जहांगीर के दरबार में भेजा था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जहांगीर के दरबार में भेजा था। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 70 नंबर का प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है बृहस्पति। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बृहस्पति। 71 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए एबोनी वृक्ष किन वनों में मिलते हैं? एबोनी वृक्ष किन वनों में मिलते हैं? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये मिलते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में मिलते हैं एबोनी वृक्ष। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक बार फिर से बता देता हूँ दोस्तों, मैं आपको भाग ब ही आपको पास करवाएगा। दोस्तों भाग ब के अंदर आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। देखिए यहाँ पे 72 नंबर का प्रश्न है, संविधान देखिए भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? बताइए संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी जिसमें स्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, फिर उसके बाद में दोस्तों दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। उसमें दोस्तों स्थायी अध्यक्ष है वो चुन लिया गया था किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दोस्तों संविधान सभा का अध्यक्ष है वो चुना गया था। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए 73 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है। राष्ट्रपति भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है, ये दोस्तों कौन से अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल है वो घोषित कर सकता है राष्ट्रपति। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए पूर्वी घाट में सर्वोच्च शिखर है, पूर्वी घाट में सर्वोच्च शिखर है तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों महेंद्रगिरी। कौन सा है? महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट में दोस्तों ये सर्वोच्च शिखर है, इसकी ऊंचाई है वो दोस्तों 1501 मीटर है। कितनी है? 1501 मीटर। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए 75 नंबर का प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का उद्देश्य किसको बनाए रखना होता है? भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का उद्देश्य किसको बनाए रखना होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों ये मूल्य स्थिरता को बनाए रखता है दोस्तों। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये तो थे दोस्तों सामान्य ज्ञान के प्रश्न जो विश्व का सामान्य ज्ञान और भारत का सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न थे। अब दोस्तों अपन यहाँ पे जनरल साइंस से संबंधित प्रश्न वो पढ़ रहे हैं। देखिए 76 नंबर का प्रश्न है, कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगाना कहा जाता है। नए पौधों को उगाना क्या कहा जाता है?
बताइए नए पौधों को उगाना दोस्तों टिश्यू कल्चर क्या कहलाता है, टिश्यू कल्चर। यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी सिर्फ मेजबान जीव यानी कि होस्ट ऑर्गेनिज्म की कोशिकाओं के भीतर ही प्रजनन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी सिर्फ मेजबान जीव की कोशिकाओं के भीतर ही प्रजनन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है वायरस। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वायरस। नेक्स्ट आगे देखिए, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन पाया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों? ये कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये पाया जाता है मध्य मस्तिष्क में, मध्य मस्तिष्क में पाया जाता है। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 79 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, यदि दिए गए वेग पर किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो इस तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? यदि दिए गए वेग पर किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों इसमें इसकी तरंग दैर्ध्य में कमी आएगी, इसकी तरंग दैर्ध्य में क्या आएगी? कमी आएगी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, आवृत्ति बढ़ाई जाएगी तो दोस्तों तरंग दैर्ध्य में कमी आएगी। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 80 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, एक बच्ची एक जादुई दर्पण के सामने खड़ी है, वह अपने प्रतिबिंब में अपना सिर बड़ा, शरीर का मध्यम भाग समान आकार का और पैर छोटे देखती है। ऊपरी सिरे से जुदाई दर्पण में संयोजन का क्रम है वो होगा। बताइए दर्पण का अपने को क्रम बताना है। देखिए सिर तो उसमें क्या दिखाई दे रहा है? बड़ा दिखाई दे रहा है। शरीर का जो मध्य भाग है वो समान आकार का दिखाई दे रहा है और पैर है वो छोटे दिखाई दे रहे हैं। बताइए कौन कौन से दर्पण का प्रयोग हुआ है? तो इसके अंदर दोस्तों अवतल दर्पण, सबसे पहले तो दोस्तों अवतल दर्पण का, फिर समतल दर्पण का और फिर उत्तल दर्पण का प्रयोग है इसमें हुआ है। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, 81 नंबर का प्रश्न है, मीथेन के अतिरिक्त कौन सी ग्रीन हाउस गैस कृषि क्षेत्रों के द्वारा उत्पन्न की जाती है? मीथेन के अतिरिक्त कौन सी ग्रीन हाउस गैस कृषि क्षेत्रों द्वारा उत्पन्न की जाती है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 82 नंबर का प्रश्न है, एक पदार्थ के छोटे सरल अणुओं में टूटता है, एक पदार्थ के छोटे सरल अणुओं में टूटता है तो अभिक्रिया प्रकार होगी। तो बताइए अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होगी दोस्तों? यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें, इसमें अभिक्रिया का दोस्तों प्रकार होगा अपघटनीय। तो दोस्तों इसमें अपघटनीय अभिक्रिया होगी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 83 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों एक तरफ धातुएं दे रखी है, दूसरी तरफ उनका उपयोग का क्रम है वो दे रखा है। दोस्तों कौन सा एक सुमेलित नहीं है वो बताना है। देखिए मैग्नीशियम का जो उपयोग है वो दोस्तों आतिशबाजी के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है। यूरेनियम का उपयोग है वो परमाणु बम के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है। पोटेशियम का जो उपयोग है वो इलेक्ट्रॉनिक बल्ब के लिए नहीं किया जाता, उर्वरक के लिए किया जाता है दोस्तों, पोटेशियम का उपयोग, ठीक है। और जिनका उपयोग है वो दोस्तों गैल्वेनीकरण के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 84 नंबर का प्रश्न है, इथेनॉल को ईंधन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। तो बताइए एथेनॉल एथेनॉल को ईंधन के रूप में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 85 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो दोस्तों जेम्स चैडविक को दिया गया था। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 1932 में दोस्तों जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब दोस्तों अपन देखिए साइंस के प्रश्न पढ़ लिए और विश्व और भारत के सामान्य ज्ञान के प्रश्न पढ़ लिए। अब दोस्तों अपन राजस्थान सरकार की जो प्रमुख योजनाएं हैं और करंट अफेयर से संबंधित है प्रश्न पढ़ेंगे भाग ब के अंदर। दोस्तों यहाँ पर देखिए 86 नंबर का प्रश्न है, फीफा महिला विश्व कप 2035 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? फीफा महिला विश्व कप 2035 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है यूनाइटेड किंगडम करेगा। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 87 नंबर का प्रश्न है, किसे हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? बताइए किसे हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए। तो दोस्तों मोहसिन नकवी को एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 88 नंबर का प्रश्न है, भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जस्टिस दिनेश माहेश्वरी को नियुक्त किया गया है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 89 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, हाल ही में किस राज्य के रेडिया सिल्क और खासी हैंडलूम उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है? बताइए किस राज्य के रेडिया सिल्क और खासी हैंडलूम को दोस्तों जीआई टैग दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मेघालय के रेडिया सिल्क और खासी हैंडलूम उत्पादों को दोस्तों हाल ही में जीआई टैग है वो प्रदान किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 90 नंबर का प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के शुभंकर का नाम क्या है? बताइए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के शुभंकर का नाम क्या है? तो दोस्तों शुभंकर का नाम है बताइए, तो गज सिंह नाम है दोस्तों। क्या नाम है? गज सिंह। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर का जो ऑप्शन है सही उत्तर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट आगे देखिए, शक्ति सदन योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे शरण व सहायता प्रदान करना है? शक्ति सदन योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे शरण व सहायता प्रदान करना है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें कौन सा?
तो वो है संकटग्रस्त महिलाओं को, जिनमें घरेलू हिंसा और शोषण का सामना करने वाली महिलाएं शामिल है। दोस्तों वो है शक्ति सदन योजना का मुख्य उद्देश्य। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें उनको सहायता प्रदान करना है और शरण देना। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 92 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए ई श्रम पोर्टल कब लॉन्च किया गया था? ई श्रम पोर्टल कब लॉन्च किया गया था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये ई श्रम पोर्टल है, ये 26 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया था। 26 अगस्त 2021 को ई श्रम पोर्टल है वो लॉन्च किया गया था। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट 93 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना का मुख्य लक्षण क्या है? मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो दोस्तों इसका मुख्य लक्ष्य है, मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना का मुख्य लक्ष्य है महिलाओं को उद्यम स्थापित करने या व्यवसाय विस्तार के लिए प्रेरित कर आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में मदद करना। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 94 नंबर का प्रश्न है, वन स्टॉप सेंटर सखी केंद्र योजना के तहत हिंसा से पीड़ित महिलाओं को कौन सी सेवाएं एक ही जगह से उपलब्ध कराई जाती है? वन स्टॉप सेंटर सखी केंद्र योजना के तहत हिंसा से पीड़ित महिलाओं को कौन सी सेवाएं एक ही जगह से उपलब्ध कराई जाती है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें चिकित्सा, पुलिस, कानूनी परामर्श और अस्थायी आश्रय। यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 95 नंबर का प्रश्न है, मुख्यमंत्री पुनर्विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्यमंत्री पुनर्विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों मुख्य उद्देश्य है पालनहार योजना के लाभार्थियों को समाज की मुख्य धारा में शामिल करना। यह है दोस्तों मुख्यमंत्री पुनर्विकास योजना का प्रमुख उद्देश्य। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगर आपको पेपर के अनुरूप डलना है तो आपको रोजाना मेरे साथ में चलना होगा और एक मॉडल पेपर का टेस्ट है वो अवश्य देना होगा। दोस्तों आपको अपना स्कोर भी उससे पता लगेगा। अब अपन दोस्तों महिलाओं और बच्चों के अधिकार से संबंधित ये प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए 96 नंबर का प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 354 के तहत कौन सा अपराध परिभाषित है? बताइए आईपीसी की धारा 354 के तहत कौन सा अपराध परिभाषित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों किसी महिला की मर्यादा का हनन करना। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन सही, उससे संबंधित है। आगे देखिए आईटीपीए की धारा 8 के तहत कौन सी गतिविधि दंडनीय है? बताइए दोस्तों यहाँ पर आईटीपीए की धारा 8 के तहत कौन सी गतिविधि दंडनीय है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें ये वेश्यावृत्ति के लिए याचना या प्रलोभन से संबंधित है। यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 98 नंबर का प्रश्न है, पोस्को अधिनियम के तहत अपराध की जांच कितने समय में पूरी करनी होती है? पोस्को अधिनियम के तहत अपराध की जांच कितने समय में पूरी करनी होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 2 महीनों में पूरी करनी होती है। दोस्तों यहाँ पर बे नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 2 महीनों में। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 99 नंबर का प्रश्न है, दहेज निषेध अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? दहेज निषेध अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वो है दहेज प्रथा को समाप्त करना। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 100 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए पीसीपी एनडीटी अधिनियम के तहत अपराधों की प्रकृति क्या है? पीसीपी एनडीटी अधिनियम के तहत अपराधों की प्रकृति क्या है? दोस्तों अपराधों की प्रकृति है वो है गैर जमानती और गैर सनातनीय। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन सही था। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 101 नंबर का प्रश्न है, सती निवारण अधिनियम 1987 के तहत सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाने का ऐतिहासिक संदर्भ क्या था? तो दोस्तों ऐतिहासिक संदर्भ क्या था? तो वह है रूप कंवर की सती की घटना। ठीक है, उसके संदर्भ में ये कानून बनाया गया था। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 102 नंबर का प्रश्न है, सती निवारण अधिनियम 1987 के तहत सती प्रथा को बढ़ावा देने वाले समारोहों पर क्या कार्रवाई की जा सकती है? तो बताइए क्या कार्रवाई की जा सकती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उन्हें प्रतिबंधित किया जा सकता है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 103 नंबर का प्रश्न है, सती निवारण अधिनियम 1987 के तहत किसे विशेष शक्तियां दी गई है? किसे विशेष शक्तियां दी गई है? तो दोस्तों जिला कलेक्टर को विशेष शक्तियां है वो दी गई है इसमें। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 104 नंबर का प्रश्न है, बाल श्रम निषेध अधिनियम के तहत बच्चों के कार्य की स्थिति को नियंत्रित करने वाला धारा कौन सी है? बाल श्रम निषेध अधिनियम के तहत बच्चों के कार्य की स्थिति को नियंत्रित करने वाली धारा कौन सी है? तो दोस्तों वो धारा है धारा 7। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, धारा 7। 105 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए 2016 के संशोधन के अनुसार 2016 के संशोधन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अपवाद बाल श्रम पर लागू है? बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पारिवारिक व्यवसाय में कार्य से संबंधित है ये दोस्तों अपवाद बाल श्रम पर लागू है। ठीक है, यानी कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पारिवारिक व्यवसायों और मनोरंजन उद्योग में कार्य करने की छूट है वो दी गई है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब अपन है वो भाग स से संबंधित प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए अपन ने भाग ब से संबंधित है 45 प्रश्न है वो पढ़ लिए हैं। अब अपन दोस्तों भाग स के अंदर 45 प्रश्न और पढ़ेंगे, जिसमें राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, राजनीति और आर्थिक स्थिति से संबंधित ये प्रश्न होंगे। देखिए ज्यादा अंक आपको इसी में मिलेंगे। 106 से 150 तक इसमें प्रश्न है वो भाग स के अंदर हम पढ़ेंगे। 106 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए आबू के अभिलेख के लेखक कौन है? आबू के अभिलेख के लेखक है वो कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है शुभचंद्र। कौन है? शुभचंद्र। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 107 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा महानगर के रूप में इसके उत्खनन कर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है?
दोस्तों सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा महानगर के रूप में इसके उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कालीबंगा का। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पर 108 नंबर का प्रश्न है, जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने किन स्थलों पर वेधशालाओं का निर्माण कराया था? बताइए, जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने किन स्थलों पर वेधशालाओं का निर्माण करवाया था? सही समूह का दोस्तों अपने को यहाँ पर चयन करना है। दोस्तों सही समूह है वो कौन सा है? देखिए यहाँ पर जयपुर, वाराणसी, उज्जैन, मथुरा, दिल्ली। जयपुर, वाराणसी, उज्जैन, मथुरा, दिल्ली के अंदर दोस्तों ये वेधशालाओं का निर्माण करवाया था सवाई जय सिंह ने। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 109 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए कोटा के महाराव भीम सिंह कौन सा संघ बनाना चाहते थे? बताइए, कोटा के महाराव भीम सिंह कौन सा संघ है वो बनाना चाहते थे? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए दोस्तों, कोटा के महाराव है, देखिए कोटा कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों ये हाड़ौती के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों हाड़ौती संघ। ठीक है, सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, हाड़ौती संघ। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 110 नंबर का प्रश्न है, भरतपुर एवं अलवर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां की थी। भरतपुर एवं अलवर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां कब की थी? यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कब की थी बताइए? तो ये की थी सितंबर नवंबर 1803 में। सितंबर नवंबर 1803 में भरतपुर और अलवर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में संधियां की थी। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, बिजोलिया में तलवार लाग नाम से नई लागत किसने लगाई थी? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों ये लगाई थी किसने? तो ये पृथ्वी सिंह ने लगाई थी दोस्तों, तलवार बंधाई कर। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, पृथ्वी सिंह। 112 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आजाद मोर्चा का गठन कहाँ हुआ था? दोस्तों आजाद मोर्चे का गठन है वो कहाँ पर हुआ था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जयपुर में हुआ था दोस्तों। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। देखिए आजाद मोर्चे ने भारत छोड़ो आंदोलन का दोस्तों पक्ष लिया था, यानी कि जयपुर प्रजामंडल ने दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। तो जयपुर से किसने लिया था? आजाद मोर्चा ने भाग लिया था दोस्तों। यहाँ पर इसमें डी नंबर ऑप्शन सही। 113 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त किया गया? राज प्रमुख का पद है ये दोस्तों कब समाप्त किया गया? तो ये 1 नवंबर 1956 को समाप्त किया गया था दोस्तों। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। 114 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारतीय डाक और तार विभाग ने पंडित हीरालाल शास्त्री के सम्मान में किस वर्ष एक स्मारक डाक टिकट जारी किया? तो बताइए किस वर्ष एक स्मारक डाक टिकट जारी किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1976 में। 1976 में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 115 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान का जल किला कौन सा है? बताइए जल किला। तो दोस्तों इस राइट आंसर हो जाएगा गागरोन का किला है, ये जल दुर्ग है। यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, और ये गागरोन का किला है, ये काली सिंध और आगू नदी के संगम पर ये स्थित है। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट 116 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। दोस्तों गलत युग्म को क्या करना है? पहचानना है इसके अंदर। इसमें देखिए दोस्तों यहाँ पर संत नवलदास जी ने यहाँ पर यानी कि संत नवलदास जी की जो प्रमुख रचना है वो है नवलेश्वर अनुभव वाणी, बिल्कुल सही बात है। संत सहजोबाई की जो रचना है वो गीत गोविंद टीका, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। संत सहजोबाई की जो प्रमुख रचना है वो है सहज प्रकाश शब्दावली। दोस्तों सहज प्रकाश शब्दवाणी है, ये आपको इसमें याद रखना है। और ये मैंने आपको बताया ये गीत गोविंद टीका ये मीराबाई की प्रमुख रचना है। संत रामदेव जी की दोस्तों रचना है 24 वाणियां, बिल्कुल सही है। संत रामनाथ कविया की जो रचना है वो है द्रौपदी विनय। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 117 नंबर का प्रश्न है, बाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल है, बाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल कौन सा है? तो वह है दोस्तों कोड़ू गाँव। कौन सा? कोड़ू गाँव। इसका राइट आंसर हो जाएगा पड़ोदी में जो कोड़ू है, ठीक है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, लक्ष्मण का अवतार माने जाते हैं दोस्तों। आगे देखिए यहाँ पर 118 नंबर का प्रश्न है, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? कौन सा कूट सुमेलित नहीं है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। एक तरफ हस्तकला है तो दूसरी तरफ है स्थान है। दोस्तों बताइए मामा जी के घोड़े हस्तकला है वो कहाँ के प्रसिद्ध है? दोस्तों ये बसंतगढ़ है वो दोस्तों इसमें गलत दे रखा है, ये हरजी जालोर की प्रसिद्ध है दोस्तों मामा जी के घोड़े, ठीक है, हरजी जालोर के प्रसिद्ध है। और दाबू प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये आकोला का प्रसिद्ध है। लाख का काम है ये दोस्तों लक्ष्मणगढ़ इंद्रगढ़ का प्रसिद्ध है। और अदरक प्रिंट है ये बाड़मेर का प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 119 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कोटा चित्रकारी शैली की विषय वस्तु मुख्यतः है। कोटा चित्रकारी शैली की विषय वस्तु है वो क्या है? तो दोस्तों वो है शिकार के दृश्य है कोटा चित्र शैली में। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 120 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में ताराबाद की ओढ़नी किस वर्ग की महिलाओं में प्रचलित है? बताइए किस वर्ग की महिलाओं में प्रचलित है? तो ये आदिवासी महिलाओं में प्रचलित है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, वाद्य यंत्र टामक का संबंध किस क्षेत्र से? बताइए वाद्य यंत्र टामक, टामक का दूसरा नाम है दोस्तों दमामा। दोस्तों ये क्या है? तो ये मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध है दोस्तों ये। और ये दोस्तों एक अवनत वाद्य यंत्र है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा मेवात क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों ये टामक वाद्य यंत्र का संबंध। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही था, इसमें हो जाएगा, याद रखना।
नेक्स्ट है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 122 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है? बताइए कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पर देखिए चरी नृत्य, चरी नृत्य है ये दोस्तों, किशनगढ़ एवं अजमेर के निकटवर्ती स्थानों में दोस्तों ये गोत्र महिलाओं द्वारा ये नृत्य किया जाता है, चरी नृत्य। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 123 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में प्रचलित किस त्योहार में स्त्रियां एकत्रित होकर कुमार के घर जाकर छिद्र किए हुए एक घड़े में दीपक रखकर अपने घर गीत गाती हुई लौटती है? बताइए किस त्योहार की बात हो रही है यहाँ पे? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुड़ला, गुड़ला त्योहार की दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 124 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर देखिए इसमें ग्रासीय महिलाओं द्वारा किया जाने वाली ग्रासीय महिलाओं द्वारा किया जाने वाली वर्ताकार नृत्य कौन सा है? बताइए ग्रासीय महिलाओं द्वारा किया जाने वाला दोस्तों वर्ताकार नृत्य है, तो वो कौन सा है? तो वो है मानदल नृत्य। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मानदल नृत्य। आगे देखिए यहाँ पे 125 नंबर का प्रश्न है, निमाड़ी एवं रागनी किस बोली की विशेषता है? तो दोस्तों ये कौन सी बोली की विशेषता है? तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों ये मालवी बोली की दोस्तों विशेषता है, उपबोलियां ये। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए राजेरा सोरठा नामक ग्रंथ के रचयिता है, राजेरा सोरठा नामक ग्रंथ के रचयिता है तो वो कौन है? तो वो है दोस्तों कृपाराम। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कृपाराम। आगे देखिए 27 नंबर का यानी कि 127 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए राजस्थान का कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित है? तो दोस्तों वो है इसमें कौन सा? तो वो है बांसवाड़ा। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 128 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए घग्गर नदी के तल को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, नाली कहा जाता है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, नाली। नेक्स्ट आगे देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। एक तरफ दोस्तों झील दे रखी है और दूसरी तरफ अपने को बताना है कि इस झील के किनारे कौन सा महल स्थित है। दोस्तों यहाँ पर देखिए पिछोला झील के किनारे दोस्तों जग मंदिर व जग निवास महल स्थित है, यानी कि पहले में दो आएगा। और फतेह सागर झील के किनारे दोस्तों क्या है? नेहरू उद्यान व सौर वेधशाला है। ठीक है, नेहरू उद्यान है दोस्तों फतेह सागर झील के किनारे। और गैप सागर झील के किनारे दोस्तों ये डूंगरपुर में और इसके बादल महल स्थित है। और मानस सागर झील के किनारे दोस्तों झील के किनारे और गैप सागर झील के किनारे दोस्तों ये डूंगरपुर में और इसके किनारे दोस्तों बादल महल स्थित है। और मानस सागर झील के किनारे दोस्तों जल महल है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 4 1 3, 2 4 1 3 इसका बिल्कुल सही तो इसमें हो जाएगा 2 4 1 3, यानी कि अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा बांध जहाज की आकृति में निर्मित है? कौन सा बांध जहाज की आकृति में निर्मित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों बारेठा बांध। कौन सा बांध है? बंद बारेठा बांध। कहाँ पर है? भरतपुर जिले में कुकुंद नदी पर ये स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 131 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बताइए कौन सा कथन असत्य है वो अपने को यहाँ पर बताना है। राजस्थान की जलवायु के संबंध में दोस्तों अपने को ये कथन है वो बताना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर असत्य कथन बताना है, ठीक है, असत्य। यहाँ पर देखिए दोस्तों इसमें देखिए राज्य की जलावलीय दशाएं तापमान और वर्षा की अतिशयता से युक्त है, दोस्तों बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए नवंबर माह है मानसून के प्रत्यावर्तन का समय होता है, बिल्कुल सही बात है। राज्य में वर्षा की मात्रा दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर कम होती जाती है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। कपास का सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर जिले में होता है, ये कथन दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए कपास का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो इसमें गंगानगर नहीं है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जलवायु से संबंधित ये प्रश्न पूछा गया है, तो ये कपास का इससे कोई लेना देना नहीं है। जलवायु से संबंधित ये प्रश्न जलवायु से संबंधित ये ऑप्शन है वो जलवायु से संबंधित है, इसमें गलत दे रखा है। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जलवायु से संबंधित नहीं है। आगे देखिए यहाँ पे 132 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण है राजस्थान में मृदा अपरदन से संबंधित नहीं है? बताइए कौन सा एक कारण राजस्थान में मृदा अपरदन से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों वायु अपरदन होता है, जल अपरदन होता है, वनोन्मूलन होता है, हिमानी क्रिया है वो दोस्तों राजस्थान में नहीं है। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 133 नंबर का प्रश्न है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान का गठन कब किया गया था? दोस्तों ये गठन किया गया था 1959 में, जिसको अपन काजरी के नाम से जानते हैं। जोधपुर में इसकी स्थापना हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन सही। 134 नंबर का प्रश्न है, गजनेर वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? कौन से जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये बीकानेर में। कहाँ पर है? बीकानेर में। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 135 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक राजस्थान में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है? निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक है राजस्थान में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें गंगानगर। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, गंगानगर। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे भीम सागर सिंचाई परियोजना किस जिले से संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है झालावाड़ से संबंधित है दोस्तों ये भीम सागर सिंचाई परियोजना। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए उत्तरलाई हवाई अड्डा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? दोस्तों ये उत्तरलाई हवाई अड्डा ये बाड़मेर जिले में स्थित है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 138 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक प्रयोग में लिए जाने वाली इमारती पत्थर है। राजस्थान में सर्वाधिक प्रयोग में लिया जाने वाला जो इमारती पत्थर है वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों बालू का पत्थर। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बालू का पत्थर।
139 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान की पहली कपड़ा मिल कृष्णा मिल ब्यावर की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? बताइए दोस्तों, राजस्थान की जो पहली कपड़ा मिल है कृष्णा मिल लिमिटेड ब्यावर, दोस्तों इसकी स्थापना कौन से वर्ष में की गई थी वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। तो दोस्तों इसकी स्थापना 1889 में की गई थी। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। निजी क्षेत्र की थी दोस्तों ये। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 140 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में प्रथम बायोमास संयंत्र स्थापित किया गया। राजस्थान में प्रथम बायोमास संयंत्र स्थापित किया गया तो दोस्तों ये स्थापित किया गया पदमपुरा श्रीगंगानगर में। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 141 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों के मुकाबले में स्त्रियों की संख्या का लिंगानुपात कितना है? राजस्थान में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों के मुकाबले में स्त्रियों की संख्या का लिंगानुपात कितना है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 928 है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा 928। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रसिद्ध है अमर सागर जैन मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? प्रसिद्ध अमर सागर जैन मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों ये जैसलमेर में। यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। 143 नंबर का प्रश्न है, मेवात नस्ल के गोवंश भैंस व बकरी राजस्थान के किन जिलों में पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये मेवात क्षेत्र में पाए जाते हैं। और मेवात क्षेत्र कौन सा है? अलवर, भरतपुर, धौलपुर डी क्षेत्र। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 144 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान विधानसभा के लिए प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल को द्वितीय सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुआ वह था? बताइए, राजस्थान विधानसभा के लिए प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल को द्वितीय सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुआ वह था, तो वह था दोस्तों कौन? तो वह द्वितीय स्थान राम राज्य परिषद को मिला था। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 1952 में 160 सीटों पर चुनाव लड़ा गया था, जिसमें कांग्रेस को दोस्तों 82 सीट मिली थी और दोस्तों राम राज्य परिषद को 24 सीटें मिली थी। ठीक है, भारतीय जनसंघ को 8 सीटें और हिंदू महासभा को दोस्तों 2। ठीक है, तो यहाँ पर निर्दलीय को 35 सीटें प्राप्त हुई थी। तो यहाँ पर इसका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 145 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में कौन सा राष्ट्रपति शासन का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? आज ही मैंने दोस्तों फर्स्ट ग्रेड के पेपर में बताया था। देखिए सबसे कम कार्यकाल रहा था पहला जो कार्यकाल था, यानी कि पहला जो राष्ट्रपति शासन लगा था उसमें उसका कार्यकाल सबसे कम था 44 दिन का। और जो सबसे ज्यादा था तो वो था दोस्तों 365 दिन के आसपास में। ठीक है, शायद 354 दिन थे। तो दोस्तों ये लगा था करीबन 1 साल तक। और ये चौथा नंबर का जो राष्ट्रपति शासन लगा था उसमें लगा था ये। ठीक है, यानी कि सबसे लंबा कार्यकाल राष्ट्रपति शासन का दोस्तों चौथे में रहा था। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 146 नंबर का प्रश्न है, मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल की अवधि के आधार पर राजस्थान के अधोलिखित मुख्यमंत्रियों को अवरोही क्रम सर्वाधिक अवधि सर्वप्रथम में व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों सर्वप्रथम सर्वाधिक अवधि के अनुसार अपने को व्यवस्थित करना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए इसके अंदर अपने को दोस्तों कूट भाषा में उत्तर देना है। क्या करना है? कूट भाषा में उत्तर देना है। तो दोस्तों इसमें सबसे ज्यादा जो अवधि के मुख्यमंत्री रहे हैं वो है दोस्तों मोहनलाल सुखाड़िया, ये 1 नंबर पे आएंगे। उसके बाद में दोस्तों अशोक गहलोत, ये भी 3 बार बन चुके हैं, ये दूसरे नंबर पे आएंगे। फिर आएंगे दोस्तों भैरव सिंह शेखावत, ये तीसरे नंबर पे। फिर हरदेव जोशी चौथे नंबर पर आएंगे। तो यहाँ पर इसमें ADCB इसका राइट आंसर हो जाएगा। ADCB यानी कि डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही इसमें हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट है आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 147 नंबर का प्रश्न है, उच्च न्यायालय के रिट जारी करने की अधिकारिता नीति है। उच्च न्यायालय के रिट जारी करने की अधिकारिता नीति है, तो ये किसमें नीति है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 226 में ये रिट जारी करने की शक्ति है दोस्तों उच्च न्यायालय के पास। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 148 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, संसद विधानसभा एवं स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के चुनावों का जिला स्तर पर नियंत्रण एवं प्रबंध करता है? संसद विधानसभा एवं स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के चुनाव का जिला स्तर पर कौन नियंत्रण एवं प्रबंध करता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जिलाधीश। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जिलाधीश। 149 नंबर का प्रश्न है, ग्राम पंचायत के उप सरपंच का निर्वाचन कैसे होता है? ग्राम पंचायत के उप सरपंच का निर्वाचन कैसे होता है? तो दोस्तों वह निर्वाचित सभी पंचों द्वारा अपने में से सभी पंचों में से अपनों में से दोस्तों उप सरपंच का चुनाव होता है। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 150 नंबर का प्रश्न है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के लिए कार्यकाल निश्चित किया गया है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के लिए कार्यकाल निश्चित किया गया है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। यहाँ पर इसमें दोस्तों सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही तो इसमें हो जाएगा दोस्तों।